अच्छा गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ये पूरा मैप बना हुआ है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस, लेट्स जस्ट गो बैक टू फर्स्ट एड। और मैं इसमें बिल्कुल सिंपल से करके समझा देती हूँ कि हमने बेसिकली डिस्कस क्या करना है। सो रिमेंबर हाउ COPD में, वाओ दैट इज़ डिस्गस्टिंग हैंडराइटिंग, लेट मी जस्ट फिक्स दैट पेज। सो रिमेंबर COPD में क्या हो रहा था कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, कि हमारे पास बेसिकली जो एल्वियोले के अंदर आता था, जो बाहर निकलने लगता था, तो यहाँ पर कोलैप्स हो जाता था। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की वजह से अंदर जो था सारी वो जो है ट्रैप रहती थी एयर, राइट। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव थी। मगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन हो रही होती है कि लंग्स या तो सही से एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमारे पास जब सही से एक्सपैंड नहीं कर पाए तो दिस अप्लाइज टू द लंग्स एज वेल एज टू द एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी। अब मैक्रो लेवल पे देखें कि लंग्स एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारे पास इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास पल्मोनरी कॉजेज, एक नॉन पल्मोनरी कॉजेज। ठीक है, नॉन पल्मोनरी कॉजेज में ना हमारे पास दो तीन बातें आ जाती हैं। इसमें देखा हमारे पास बेसिकली एक्स्ट्रा पल्मोनरी या नॉन पल्मोनरी कॉजेज में पुअर ब्रीदिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल कॉज है, जैसे कि स्कोलियोसिस है, जिसमें हमारे पास बेसिकली कर्व बैक होती है। जब कर्व बैक होगी तो हमारे पास लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास वो एरिया कम होता है ना एक्सपैंड करने का, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जगह पे। तो हमारे पास कर्व बैक यानी कि स्कोलियोसिस में हो सकता है। ठीक है, या ओबेसिटी में काफ़ी हो सकता है, क्योंकि वो जो हमारे पास एरिया है जहाँ पर लंग्स एक्सपैंड करना है, वहाँ पर हमारे पास फैट टिश्यू आ गया। फैट टिश्यू इतना ज़्यादा आ गया तो वहाँ पर हमारे पास एक्सपैंड करने की जगह कम हो गई है। ठीक है, ये दो हमारे पास, यहाँ पर कोई चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है, कोई भी स्ट्रक्चरल कॉज है, तो वो हमारे पास इट काउंट्स टू पुअर ब्रीथिंग मैकेनिक्स विच बेसिकली रिस्ट्रिक्ट्स द लंग। ठीक है, तो ये मैक्रो लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर होता है। न्यूरोमस्कुलर कॉजेज में ये तो हमारे पास आ गया ना कि कोई वैसे रिस्ट्रिक्ट कर। न्यूरोमस्कुलर में देखना है कि हमारे पास कोई कॉज हुई है, कोई मसल्स की वजह से हमारे मसल्स, मतलब एक्सप्रेशन में जो हमारे पास डायफ्राम नीचे जाता है और मसल्स हमारे पास यूज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स, वो यूज़ नहीं हो रहे। ठीक है, वो किस में होता है, पोलियो में, माइस्थीनिया ग्रेविस, GBS और ALS हमारे पास मैं उसका फुल फॉर्म भूल गई हूँ, बट अमाइलो समथिंग जो था ये वो है। ठीक है, तो हमारे पास इस सब में क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर कॉजेज में ये हमारे पास वजह हो सकती है। ठीक है, तो या तो मसल्स की वजह से हो रहा है, या फिर बोन की वजह से, या फिर ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कॉजेज में ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, मसल वीकनेस हो रही होती है, या फिर चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी हो रही है, कि दैट कैन बी ड्यू टू ओबेसिटी और स्कोलियोसिस। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास मैक्रो लेवल पे लंग को एक्सपैंड होने से रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेज में आती हैं। जो हमारे पास पल्मोनरी कॉज है ना, उसमें याद रखना कि हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास देखो लंग का तो हमने बात कर ली कि ये तो हमारे पास बाहर से उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी चीज़, तो हमारे पास ये तो आ गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ना हम एल्वियोले के लेवल पे बात कर रहे थे। ठीक है, बहुत एल्वियोले है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियम है, जो एल्वियोली के अराउंड सारा टिश्यू इंटरस्टिशियम है। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियम में कोई वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे या तो फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, इसको हम हैशटैग को फाइब्रोसिस के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई फाइब्रोसिस हो गया जिसकी वजह से ये जो है ये सही से एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। जब एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो फिर हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास मसला हो गया। फिर कोई इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गया कि वो बेसिकली यहाँ पर इसको एल्वियोली के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर हमारे पास जो कैपिलरीज उनको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी वजह है। मगर इंटरस्टिशियम जो एल्वियोली के अराउंड जगह ना, उसमें हमारे पास यहाँ मसला हो रहा है, तो वो हमारे पास आ गई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव में बेसिकली इंटरस्टिशियल को लंग डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इंटरस्टिशियम जो कि ब्रेनकम है उसके अराउंड, उसमें मसला हो रहा होता है, जिससे हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कह रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या मसला हो सकता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास लंग्स फुली इन्फ्लेट नहीं होती क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो रही होती है। मगर अब याद रखो कि हमारे पास जब पल्मोनरी कॉज होगी ना, तो DLCO होता है, डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये छोड़ो कैसे होता है, क्यों होता है, बस ये बात ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ना अगर पल्मोनरी कॉज होगी तब हमारे पास DLCO डिक्रीज़ हो रहा होगा, और AA ग्रेडियंट जो कि हर पल्मोनरी डिफेक्ट डिजीज़ में इंक्रीज़ हो रहा होता है, वो इसमें इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, सवाल इसमें कि हमारे पास जब ये हो रहा हो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज है, तब हमारे पास DLCO नॉर्मल रहेगा और हमारे पास एल्वियोली AA भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास पल्मोनरी कॉज नहीं है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो भी नॉर्मल रहेगी, और हमारे पास जो AA ग्रेडियंट है वो भी नॉर्मल रहेगा। मसला लंग से बाहर है, जब मसला लंग्स के अंदर होगा तब हमारे पास DLCO डिक्रीज़ और AA इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये हमने साथ डिस्कस कर लिया कि रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है, ये चेस्ट वॉल एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं। ठीक है, अब जो डिफ्यूज पेरेंकमल डिजीज़ है ना, उसमें बेसिकली हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब याद रखो, या तो हमारे पास कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, सिस्टमिक डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट सार्कोइडोसिस है। ठीक है, सार्कोइडोसिस ऑटो इम्यून होता है, हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, सार्कोइडोसिस हो सकता है ऑटो इम्यून, और उसके अलॉन्ग द लाइन सोचो तो रिमेटॉइड आ सकता है। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा आ सकता है। ये हो गए। और फिर दो हमारे पास गुड पैस्चर्स और वैगनर्स जो हैं, वेरी सिमिलर इन द सेंस कि हमारे पास में किडनी इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो रही होती है। वैगनर्स इज द सेम थिंग एज ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलिनजाइटिस, तो उसको कंफ्यूज ना करना। बस याद रखना कि हमारे पास सिस्टमिक में ये तीन चार चीज़ें आ गई हैं।
इम्यूनिटी का सोचेंगे तो रूमेटॉइड सोचेंगे, स्क्लेरोडर्मा सोचेंगे, आई एम नॉट श्योर स्क्लेरोडर्मा से इम्यून होता है कि नहीं, मगर अगर होता है तो हम बेसिकली रूमेटॉइड सोचेंगे, साथ में हम सार्कोइडोसिस सोचेंगे, स्क्लेरोडर्मा सोचेंगे, और फिर वेस्कुलाइटिस के दो सोचेंगे। वेस्कुलाइटिस में हम सोचेंगे गुड पैस्चर सोचेंगे, और वेगनर्स हम वैसे सोचेंगे कि वेरी सिमिलर टू गुड पैस्चर्स, ठीक है। छोटा मोटा डिफरेंस इन दोनों में, मगर ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट ये है कि एक तो हमारे पास खैर जो भी है वो बात की बात है, मगर एक में ज़ाहिर है वेस्कुलाइटिस का जो है और एक दूसरे में कोई पैथोफिजियोलॉजी, मगर इन सेंस कि दोनों को हम एक ही इसमें रख लेंगे कैटेगरी में, ठीक है। और फिर हम लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस भी ये जो है लिखा हुआ, इसको भी हम इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास आगे दूसरा ये एक हो गई कैटेगरी, ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी ना उसमें दूसरी कैटेगरी में हम रखेंगे कि लंग के अंदर कोई ऑक्यूपेशनल मसला है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल जो हमारे पास डिजीज़ आ रही हैं उसमें हम रखेंगे न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है न्यूमोकोनियोसिस होता है, जिसमें हम बाकी साइड डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। फिर अगर इन दोनों में नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास कोई ड्रग हो सकता है, ज़ाहिर एक्सट्रिंसिक कॉज में ड्रग्स आ सकते हैं। ड्रग्स नाम याद रखना क्योंकि ये आए थे MCQ आया हुआ पास पेपर में, बहुत आसान है। मेथोट्रेक्सेट, अमाइडोन, बुसल्फान और ब्लियोमाइसिन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है ये कीमोथेरेपी ड्रग है, नॉट श्योर अबाउट दिस। ये हमारे पास यूज़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो याद रखना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ हमारे पास मेथोट्रेक्सेट वैसे भी ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करवा रही है, ठीक है। तो अगर सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है या उसकी ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। अमाइडोन याद रखना क्योंकि ये हमारे पास एरिथमियाज में दे रहे होते हैं, तो उसका कोई ना कोई मसला तो होना ही है। ब्लियोमाइसिन कीमोथेरेपी में दे रहे होंगे, ठीक है। तो कोई स्टेम आएगा जिसमें लिखा होगा कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की ड्रग ली थी तो ब्लियोमाइसिन होगा, और उसके बाद उसको जो डेवलप हुआ है वो हमारे पास ILD होगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, या फिर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। दोनों के ऑप्शन में जो भी होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसकी हमने बात की थी कि ये हमारे पास बेसिकली डेवलप हो जाता है, ये हमारे पास आके फर्दर कॉज करवा सकता है, क्या कहते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और रेडिएशन इंड्यूस हो सकती है, और अगर कुछ भी नहीं फिट आया तो फिर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है कि किसी चीज़ में फिट नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो वर्ड वंस अगेन। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि सिस्टेमिक हो गया। सिस्टेमिक में याद रखना कि हमारे पास ये सारे आ गए, प्लस सार्कोइडोसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ऑक्यूपेशनल याद रखना कि हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस आ जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास याद रखना कि ड्रग्स की वजह से हो सकता है, तो ड्रग्स हमारे पास ये आ गए। फिर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इन दोनों को एक साथ याद रख लेना, ठीक है। और रेडिएशन इंड्यूस्ड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास अगर वैसे ही बात करें ओवरऑल, तो हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ में हमारे पास ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली दो को मैंने टिक किया हुआ है। पहले हम बात करते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो किसी चीज़ में फिट नहीं हो रहा ना वो इडियोपैथिक कॉज हो जाएगी, ठीक है। और यूजुअली यही होता है कि स्टेम में लिखा होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में से कोई एक ऑप्शन दी होती है, तो यू हैव टू सेलेक्ट इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इफ यू कांट फाइंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ इन द ऑप्शंस, ठीक है। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, यूजुअली एडल्ट्स में होता है, मेल्स मोर देन फीमेल्स, क्योंकि वो स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें दे हैव इट कमिंग, ठीक है। याद रखना कि इडियोपैथिक है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इट्स अ स्लो ऑनसेट। तो जब स्लो ऑनसेट कब होगा, जब हमारे पास क्रॉनिकली स्मोकर्स होंगे, तब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। होता क्या है, ये प्रोग्रेसिव क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पेरेन्किमल फाइब्रोसिस होती है विद इंटरस्टिशियल निमोनिया विद एन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड लेट स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक लंग है, ठीक है। उसमें हमारे पास कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई जा रही, कोई अटैक हुई जा रहा है, ठीक है। किसी भी वजह से, या तो हमारे पास स्मोकिंग है या कोई भी और वजह है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है वैसे बॉडी में, कोई इम्यूनिटी वगैरह का मसला है। इस सब की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है। रेपिटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, क्रॉनिकली जब वो चल रही हो तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जब इतना ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास वहाँ पर पहले हमारे पास इन्फ्लेमेशन है कि इन्फ्लेमेशन इज़ द अर्ली स्टेप, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। और फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, फाइब्रोसिस, जो कि लेट स्टेप होता है फाइब्रोसिस, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास पेरेन्किमल फाइब्रोसिस, ये हमने कहा था हैशटैग साइन फॉर फाइब्रोसिस, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ है ना, वो बेसिकली ये है कि हमारे पास पेरेन्किमल फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होगी, ओवर टाइम हो रही है, क्रॉनिक होगी, ठीक है। स्लो ऑनसेट होगा इसका with an early stage of inflammation, late stage of fibrosis, ठीक है। प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक लंग डिजीज ऑफ अननोन etiology, ऑब्वियसली इडियोपैथिक है। मल्टीपल साइकिल्स, देखो हमारे पास में कहा स्लो ऑनसेट है, प्रोग्रेसिव है, तो मल्टीपल साइकिल्स होंगे। लंग इंजरी, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। लंग इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन होगी इन द अर्ली स्टेज, फाइब्रोसिस होगी इन द लेट स्टेज। इट इज़ एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग, ऑल्दो इसकी कॉज अननोन है टियोलॉजी, मगर इसकी जो एसोसिएशन है दैट इज विद टोबैको स्मोकिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, बिकॉज इफ यू लुक एट इट दिस वे, टोबैको स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स दोनों हमारे पास क्रॉनिकली एक्सपोज होते रहते हैं, पेशेंट को स्मोकिंग करते रहते हैं या उस जगह पे रहते रहते हैं, तो फिर हमारे पास डेवलप होती है, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो तब हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास याद रखना है कि क्या कहते हैं,
या तो हमारे पास बेसिकली इसमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो हमारे पास इसमें प्रोग्रेसिव डिस्पनिया हो रहा होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्पनिया के साथ क्या हो रहा होगा, हमारे पास फटीग होगी और नॉन प्रोडक्टिव कफ। रिमेंबर ये नॉन प्रोडक्टिव कफ है क्योंकि ये हमारे पास हो रहा है आउटसाइड द एल्वियोलाई। ये हमारे पास पेरिन्कमल हो रही है, हमारे पास एल्वियोलर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास पेरिन्कम में हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉनिकली डिस्पनिया होना शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए कि यहाँ से फ्लूइड कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो, इन्फ्लेमेशन में कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो फ्लूइड अंदर आना शुरू हो जाता है, तब हमारे पास क्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं रेपिटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा तब हमारे पास कफ होगी और वो कफ नॉन प्रोडक्टिव होगी। रिमेंबर ये बात, ठीक है। इसमें प्रोडक्टिव कफ नहीं होती, तो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, क्रैकल्स हो सकते हैं और क्रैकल्स के साथ क्लबिंग भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन में अक्सर क्लबिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब टेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमारे पास रेडिकुलर ओपेसिटीज नजर आती हैं जिसको हम कहते हैं हनीकॉम अपीयरेंस, ठीक है। हिस्टोलॉजी करवाते हैं तो उसमें हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम हो रहे हैं और टाइप 2 ज़्यादा होते हैं। उसको याद करने का तरीका इसमें याद रखना है कि हमारे पास जब फाइब्रोसिस हो रहा होता है तो वो लंग की कंप्लाइंस को डिक्रीज़ कर रहा होता है और लंग की कंप्लाइंस जो हमारे पास बेसिकली बना रही होती है वो टाइप 1 होते हैं, ठीक है। टाइप 1 बेसिकली क्या करवा रहे होते हैं, गैस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज करवाने वाले जो कॉन्टीन्यूसली जब यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी ना तो टाइप 1 डिस्ट्रॉय होते जाएंगे टू द पॉइंट कि हमारे पास ये इनकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी लेवल। अगर टाइप 2 क्या करवा रहे होते हैं, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। और सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाने वाले इंक्रीज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो टाइप इन्फ्लेमेशन में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाने वाले इंक्रीज़ हो रहे होंगे और जो गैस एक्सचेंज वाले डिक्रीज़ हो रहे होंगे, जिसकी वजह से दिस कैन प्रोग्रेस टू ARDS, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सर्फेक्टेंट इतना ज़्यादा हो रहा है और टाइप 1 में गैस एक्सचेंज कम हो रही है तो हमारे पास इट कैन प्रोग्रेस टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब यह देखो कि हमारे पास इसमें ये हो रहा है रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की उसमें हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है परमेबिलिटी वगैरह की, और रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली। और इसमें कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, आई थिंक टाइप 1 होता है या 2 होता है। अगर तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही तो आई थिंक टाइप 1 होता है, बट कंफर्म ये बात, ठीक है। अब हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होगा। अच्छा, अब इसमें याद नहीं कि हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम हो रहे हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं, 5 प्लस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात हमारे पास वहाँ पर वो हो रही है फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने वाली बात है इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब इसको इस फॉर्म में याद रखो कि पहले हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। रेस्पिरेटरी फेलियर ने बात की थी कि क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेसिक कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है। जब हाइपोक्सिया होगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास बेसिकली ओवर टाइम इरिथमियास डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर बाकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और लंग कैंसर वैसे याद कर लो। मैनेजमेंट में सिर्फ अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स देते हैं, अगर लेट स्टेज पेशेंट आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइब्रोसिस इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल। इसमें मैंने बस ये बात देखी हुई कि ड्राई कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रोग्रेसिव होगी, टेकिपनिया, क्रैकल्स और नील क्लबिंग साइंस नजर आ रहे होंगे। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिखा होता है। व्हाट इज द PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न, PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में हमारे पास FEV1/FVC जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है या फिर इंक्रीज होता है, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें FEV1/FVC डिक्रीज होता है बिकॉज FEV1 डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो PFT से उसमें नॉर्मल आ रहे होंगे और हमारे पास जो टोटल लंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही होती है, या TLC डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे ब्रोंकोअल्वेओलर लिवाज करवा सकते हैं, DLC और जैसे हमने बात की थी डिक्रीज हो रहा होता है, एक वेरिएंट डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और फ्लो वॉल्यूम लूप जो है जो कि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा ना, R से याद रखना कि वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, वो होता क्या होता है स्कूल हमारा। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस याद रखना कि इट्स अ बर्ड न्यूमोनाइटिस, ठीक है। बर्ड न्यूमोनाइटिस याद रखना कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होती है, बर्ड्स की वजह से जिनकी एलर्जी होती है वो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होता है। टाइप 3 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है टू बेसिकली एक्टिनोमाइसिस और एस्पर्जिलस, ठीक है। इनके नाम याद रखना, इनके मोस्टली फार्मर्स में होता है, ये जो बर्ड फैंसियर्स होते हैं, ठीक है। करवाता क्या है, डिस्निया जो कि हमारे पास बेसिकली एलर्जिक सिम्टम्स है वो करवाता है, ठीक है। एकदम डिस्निया करवाएगा, चेस्ट टाइटनेस करवाएगा, कफ करवाएगा, साथ फीवर भी होता है, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग होता है अगर स्टिमुलस रिमूव करते हैं, मगर अगर हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आए क्रॉनिकली आए तो इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस इसमें भी हो चुका होता है, विच बेसिकली प्रेजेंट्स एज नॉन केसिंग ग्रैनुलोमा। तो नॉन केसिंग ग्रैनुलोमा तो इसमें होता है, सार्कोइडोसिस में होता है और भी होता है, मगर इन लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सार्कोइडोसिस आ गया। सार्कोइडोसिस में मेनली बस ये बात याद है कि हमारे पास ये इम्यून मीडिएटेड होता है, ठीक है। इम्यून मीडिएटेड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, इम्यून मीडिएटेड है तो सिर्फ लंग्स में तो नहीं अटैक करेगी, बाकी सिस्टम में भी अटैक करिए, पूरी बॉडी में कहीं पर भी अटैक कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे ये सिस्टमिक डिजीज़ होती है जो कि लंग्स एक उसका पार्ट होता है एज जो लाइक पूरी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें लंग्स भी इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो जब लंग्स इफेक्ट होंगे हमको यहाँ डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स आते हैं। मेगासार्कोइडोसिस होता है जिसमें सिस्टमिक डिजीज होती है, नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम TB जिसमें हमारे पास केसिएटिंग ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं, ठीक है।
कैसेटिंग ग्रैनुलोमा इन टीबी मगर नॉन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा इन सार्कोइडोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, अभी हम देखेंगे कि किस किस का कहाँ कहाँ पर इफेक्ट होता है, मगर जो मेन बात इसमें याद रखने का सार्कोइडोसिस में वो ये है कि हमारे पास इसमें एक तो एस लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, एक हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जो कि यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो एस लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और एक कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास CD4 to CD8 रेशो इंक्रीज़ हो रही होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है, सो बोला हमारा भी, ठीक है। बाकी याद है कि हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स में होता है, जो कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो ज़्यादा मेल में हो रहा था, मगर हमारे पास सार्कोइडोसिस जो है ज़्यादा फीमेल्स में होता है, विच इज़ लाइक एवरी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट फीमेल्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो सबसे मेजर फाइंडिंग आती है ना, वो हमारे पास सीटी उसमें आती है, सीटी चेस्ट में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं, मगर ज़्यादा में जो नज़र आता है वो सीटी में आता है, ठीक है। सीटी में क्या नज़र आता है, एक्सटेंसिव फाइलर एंड मीडियास्टर्नल एडेनोपैथी, क्योंकि हमारे पास सार्कोइडोसिस का पेशेंट एसिम्टोमेटिक आ सकता है, बिल्कुल लंग की कोई भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, मगर उसको वैसे चेस्ट एक्सरे करवाएं किसी और सिम्टम की बेसिस पे, क्योंकि सिस्टमिक है ना, कि कोई और बॉडी का कोई और पार्ट इन्वॉल्व है, उसकी बेसिस पे हम चेस्ट एक्सरे करवाएं, तो हमें बायलेटरल लार्ज एडिनोपैथी नज़र आ रही होती है, ठीक है, मतलब नेफ्रोडेनोपैथी नज़र आ रही होती है, और कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये नीचे पिक्चर सी में जो दी हुई है यही है, ठीक है। कि हमारे पास कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ इस पार्ट को बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास ऐसे नॉड्यूलर अपीयरेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो याद रखना नॉड्यूलर अपीयरेंस जो है वो हमारे पास होता है इन सार्कोइडोसिस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, ये सीटी है बेसिकली, ठीक है। और हमारे पास क्या कहते हैं जो मीडियास्टर्नल एडेनोपैथी नजर आई थी, आई थिंक ये है शायद, आई एम नॉट श्योर इनमें से कौन सी वाले पार्ट की है, मगर ये एक्सरे, और एक्सरे में भी हमारे पास ये हाई लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही होती है, और साथ में हमारे पास कोर्स नोजुलर अपीयरेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये हो गया, और साथ में याद रखना कि हमारे पास इसमें स्पेसिफिक काइंड की हिस्टोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं शॉमन और एस्ट्रॉइड बॉडीज़। मुझे नहीं पता इनमें से शॉमन कौन सी और एस्ट्रॉइड कौन सी, मगर शॉमन और एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दिखाई भी नहीं है, तो नॉन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा दिखाया हुआ है, मगर याद है कि शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं, ये इसका नमोनिक है, पर इट डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल, पर इफ इट हेल्प्स यू तो फिर देख लो कि हमारे पास शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होंगी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी हो रही होती है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्यूलर यूवीआइटिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। और हमारे पास स्किन चेंजेस, मतलब कि डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें याद है कि हमारे पास ट्रीटमेंट जो है सिर्फ तब देते हैं जब हमारे पास सिम्टोमेटिक हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, वरना ये खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया की मैंने बात की थी, तो हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं ना, यहीं पर बता देती हूँ, सॉरी नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास है ना, तो यहाँ पर कोई कैसिएशन नहीं, कैसिएशन कहते हैं जब चीज़ी लाइक मटेरियल होता है, यहाँ पर कोई चीज़ी लाइक मटेरियल नहीं है, तो ये नॉन कैसिएटिंग है, ठीक है। जो नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं ना, उनके अराउंड जो पार्ट होता है ना, आई डोंट नो कैसे, बट इनके ना यहाँ से तो रिलीज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, वो विटामिन डी एक्टिवेशन करवाता है, विटामिन डी एक्टिवेशन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड किडनी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये हो गया, और फिर न्यूमोकोनियोसिस हो गया। न्यूमोकोनियोसिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मगर हम फिर भी इसको नोट से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अच्छा, जो सार्कोइडोसिस है ना, अभी हमने देखा सिस्टमिक डिजीज अफेक्टिंग मल्टीपल ऑर्गन्स, नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमास ब्लैक फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स की हमने बात कर ली थी, जो कि हमारे पास कफ होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ की हमने बात की थी। रिमेंबर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव ही कफ होती है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, मगर रिस्ट्रिक्टिव में नॉन प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि हमारे पास इंटरस्टिशियल में मसला है, एल्वियोलर्स में मसला नहीं है। एस लेवल्स और हाइपरकैल्सीमिया की बात की थी होते हैं, और CD4 to CD8 रेशियो भी इंक्रीज होती है, और शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज हमें हिस्टोलॉजी में नजर आते हैं। स्किन में अब देखो मल्टीपल हमने कहा था ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, सिस्टमिक डिजीज़ है, तो स्किन में याद रखना कि एरिथेमा नोडोसम इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग, ठीक है। आइज़ में यूवीआइटिस वेरी कॉमन, ठीक है। CNS and Bell's palsy, जॉइंट्स में रिमेटॉइड लाइक आर्थ्रोपैथी। अब इसको इस तरह याद रख लो कि नहीं, बल्कि मुझे नहीं पता कैसे याद रखो, मगर मैंने तो इसको थोड़ी सेंस बनाई हुई थी कि यूवीआइटिस और रिमेटॉइड लाइक आर्थ्रोपैथी, ये तो ना यूजुअली हो, never mind guys, uveitis, erythema nodosum, Bell's palsy, like arthropathy and lacrimal salivary glands में क्या होता है कि हमारे पास ये शोग्रान सिंड्रोम को मिमिक कर होता है, तो कोई क्वेश्चन टाइम आएगा जिसमें हमारे पास शोग्रान सिंड्रोम को मिमिक कर होगा कि हमारे पास ड्राइनेस ऑफ आइज है और वो है, तो हमने इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करना फ्रॉम सार्कोइडोसिस, ठीक है। तो हम इसके लिए हम बायोप्सी करवाएंगे, अगर बायोप्सी में हमारे पास नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा आ गया तो वो सार्कोइडोसिस होगा, ठीक है।
अब जब हमारे पास लैक्रिमल सैलरी ग्लैंड्स अफेक्ट हो रहे थे ना, तो बेसिकली एक पॉइंट आता है इसमें, बस प्रोटेट इनलार्जमेंट होना शुरू होती है। प्रोटेट इनलार्जमेंट होगी तो क्या हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे फेशियल नर्व क्रॉस कर रही होती है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, बेल्स पॉल्सी। ठीक है, दैट्स हाउ आई मेड सेंस ऑफ इट। आई डोंट नो दैट्स एक्चुअल पैथोलॉजी और नॉट, बट दैट्स हाउ इट इज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है एसोसिएशन बेल्स पॉल्सी की, क्योंकि वो स्टेम एक दफ़ा अक्सर दे देते हैं कि फीमेल आई थी विद बेल्स पॉल्सी और साथ में उसके चेस्ट एक्स-रे करवाया तो नोडुलर अपीयरेंस थी, तो क्या है, सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चेस्ट एक्स-रे ने बात की थी, बायलैटरल हाइलाइट लिम्फेडेनोपैथी सिर्फ नजर आ रही होती है, मगर अगर हम सीटी करवाएंगे तो उसमें एक्सटेंसिव हाइलाइट लिम्फेडेनोपैथी नजर आ रही है और नोडुलर पेन्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर हमारे पास ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी करवा रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड का मेरे ख्याल से डॉक्टर मुर्तज़ा ने बताया था, मगर ये आई थिंक नोट्स में लिखा हुआ था या शायद स्टेप अप में। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मगर सीटी का अक्सर मैंने पढ़ा है कि वो करवाते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। ठीक है, ट्रीटमेंट अगेंस्ट सेल्फ लिमिटिंग है और शेयर दे सकते हैं। लो डोज अगर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हाई डोज अगर इन्वॉल्वमेंट बाकी जगह की भी है। ठीक है, ये हमने सार्कोइडोसिस कवर कर लिया। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की हमने बात की थी अभी, कि हमारे पास एनवायरमेंटल जेनेटिक और टोबैको स्मोकिंग हो सकता है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रॉनिकली होता है। पहले हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, फिर हमारे पास फाइब्रोसिस में डेवलप करता है, कफ होती है जो कि नॉन प्रोडक्टिव होगी, प्रोग्रेसिव डिस्पनिया इज द मेन कॉज यहाँ पर। ठीक है, क्रैकल्स हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है जो कि रिजॉल्व नहीं करते विद कफ। ठीक है, रिमेंबर ये कफ साथ रिजॉल्व नहीं करते, और क्लबिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, चेस्ट से फिर हमारे पास हनीकॉम अपीयरेंस होता है, एंड बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब एरिथेमा नोडोसम की बात की थी ना, तो नोडोसम याद रखना कि उसके निमोनिक्स याद रखना, नो कॉज फाउंड, यूजली इडियोपैथिक होता है, या तो ड्रग्स हो सकती हैं। ड्रग्स में याद रखना कि हमारे पास सल्फेनामाइड और मोक्सिसिलिन होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से हो सकता है। सार्कोइडोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स या पेस्टिस, ये सब एक ही में आ गए। ठीक है, माइक्रो में हो सकता है, माइक्रो में हमारे पास TB, HSV वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेन जो याद रखनी है वो ये याद रखना कि सार्कोइडोसिस, TB, फंगल इन्फेक्शन और स्ट्रेप में हमारे पास एरिथेमा नोडोसम होता है। चेस्ट एक्स विद बायलैटरल लिम्फेडेनोपैथी में TB और सार्कोइडोसिस सबसे ऊपर रखना, फिर मैलिग्नेंसी और लिम्फोमा, एरिथेमा मल्टीफॉर्म और एरिथेमा ये जो है क्रॉनिक कम माइग्रेंस, पता नहीं मैंने क्या लिखा। माइग्रेंस वाले जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ लाइम डिजीज़ में होते हैं, और मल्टीफॉर्म जो होते हैं हमारे पास हर्पीज़ में होते हैं और माइकोप्लाज्मा भी होते हैं। माइग्रेंस मेरे ख्याल से उसमें भी होते हैं, क्या कहते हैं, रिमेटिक फीवर में भी होते हैं, स्ट्रेप इन्फेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर याद रखना कि निमोकोनियोसिस में हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। ऑक्यूपेशनल में मतलब कि हमारे पास कोई ऑक्यूपेशन में काम कर रहा होगा, इसका हमारे पास स्मॉल फाइब्रोजेनिक पार्टिकल्स से होगा एक्सपोजर की वजह से हमारे पास इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ याद रखना कि एस्बेस्टस जो होता है वो हमारे पास रूफ से आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे ज़्यादा इंसुलेशन यूज़ हो रहा था, तो हमारे पास जो एस्बेस्टस रूफ में लगता है, मगर वो करता है बेस को अफेक्ट है, मतलब कि लोअर लोब में। ठीक है, सिर्फ एस्बेस्टस की एक वो है एक्सेप्शन है जो कि लोअर लोब्स में अफेक्ट कर रहा था, मगर बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे अपर लोब्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात ही कर लें, एस्बेस्टस की बात ही कर लें, तो हमारे पास लोअर लोब ऑफ लंग को अफेक्ट कर होता है। ये इंसुलेशन में यूज़ हो रहा था, तो ये ज़्यादा हमारे पास प्लम्बर्स में, शिपयार्ड वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में यूज़ हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कहता क्या है, अगैन वही बात है, फाइब्रोसिस करवा रहा होगा जो कि हमारे पास लंग की भी करवा सकता है, प्लूरा की भी करवा सकता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हमारे पास एस्बेस्टस है ना, उसकी ये बात है कि हमारे पास लंग और प्लूरा पे दोनों पे ये करता है इफेक्ट। ठीक है, तो फाइब्रोसिस भी दोनों पे करवाता है और कैंसर भी दोनों का करवा सकता है, लंग का भी और प्लूरा का भी। ठीक है, तो अगर प्लूरा का करवाएगा तो हमारे पास प्लूरल फ्यूजन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हमारे पास प्लूरा की कैंसर की बात करें तो उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं, मगर लंग कैंसर इज मोर कॉमन दैन प्लूरल कैंसर इन केस ऑफ एस्बेस्टस। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमारे पास आइवरी वाइट, रिमेंबर ये टर्म आइवरी वाइट, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस एज वेल। ठीक है, आइवरी वाइट नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कैल्सिफाइड सब डायफ्रेगमेटिक एंड प्लूरल प्लैक्स नज़र आ रहे होते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक है, डायफ्राम ये नीचे है। ठीक है, और इसके भी प्लैक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लैक्स बेसिकली हमारे पास एस्बेस्टस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या करता है, लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है। लोअर लोब इज क्लोजर टू द डायफ्राम पीपल, तो हमारे पास जहाँ, ओह माय गॉड, जहाँ पे ये डायफ्राम है और ये हमारे पास लंग्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक, नो नॉट यहाँ पर बिल्कुल डायफ्राम के पास यहाँ पर हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक प्लैक्स नजर आते हैं जो कि आइवरी वाइट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको कैल्सिफाइड होते हैं, इसलिए आइवरी वाइट कहते हैं। यारा उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास मेजर जो बातें आती हैं एस्बेस्टस बॉडीज नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास गोल्डन ब्राउन होती हैं ये। अगर हम इसको प्रशियन ब्लू स्टेट में डालें तो हमारे पास ऐसे रॉड लाइक नजर आती हैं। ठीक है, वैसे हमें गोल्डन ब्राउन नजर आती हैं। ठीक है, तो गोल्डन ब्राउन फिजिफॉर्म जो होंगी एस्बेस्टस बॉडीज होंगी, मगर हमारे प्रशियन ब्लू स्टेट में ऐसे नजर आती हैं, मतलब रॉड लाइक नजर आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सिलिकोसिस, कोल वर्कर और ब्रेलोसिस, जो कि हमारे पास अपर लोब ऑफ लंग को फिट करते हैं। कोल वर्कर्स में एज नेम सजेस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोल। ठीक है, कोल में क्या होता है, कार्बन लेटेड मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं। कार्बन हमारे पास ब्लैक होता है, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ब्लैक लंग डिजीज। ठीक है, इसे याद रखना कि कोल में कार्बन होता है काला। जब वो मैक्रोफेजेस खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, काले, और जब वो भी काले हो जाएंगे तो पूरी लंग क्या हो जाएगी, ब्लैक लंग डिजीज होता है। ठीक है,
को इसलिए नहीं कहता वैसे ब्लैक लंग डिजीज़, मगर दैट्स हाउ आई मेड सेंस, दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट एज वेल। ठीक है, कार्बोनेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जहाँ पर भी होंगे वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स करेंगे रिक्रूट, और हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी तो फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस सब ही हो रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पैथोलॉजी ये कि रिस्ट्रिक्ट ही तब करेगा जब फाइब्रोसिस हो रहा होगा, तो इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस। ठीक है, इट इज़ नॉट एज ब्लैक लंग डिजीज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूज फाइब्रोसिस। ठीक है, फक्त अपर लोब, तो लंग में बात की सिर्फ एस्बेस्टस में लोअर लोब होता है, बाकी में अपर लोब होता है। कैप्लन सिंड्रोम का बहुत होगा इसमें। ठीक है, कैप्लन सिंड्रोम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस प्लस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के आ जाए तो उसको कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास होता क्या है। अच्छा हाँ, न्यूमोकोनियोसिस एसोसिएटेड विद र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉल्ड कैप्लन सिंड्रोम। अच्छा, एंथ्रेकोसिस क्या होता है हमारे पास, एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, यही चीज़ है, कार्बन की वजह से होती है, मगर ये हमारे पास माइल्ड एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, तो कोल में अगर माइल्ड एक्सपोजर हो रहा है, सॉरी अगर कोल का एक्सपोजर हो रहा है ना, तो कोल के एक्सपोजर की वजह से हमारे पास कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास कार्बोनेटेड मैक्रोफेजेस होंगे जो कि सिम्टोमेटिक करवाएंगे उसको। मगर अगर हमारे पास सिर्फ कार्बन जो हमारे पास ये व्हीकल्स वगैरह से एक्सपोजर हो रहा है, माइल्ड एक्सपोजर हो रहा है, तो हमारे पास वैसी कलेक्शन होगी ऑफ कार्बोनेटेड मैक्रोफेजेस जो कि एसिम्टोमेटिक होंगे, उसको कहते हैं एंथ्रेकोसिस। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी पेरिलोसिस। पेरिलोसिस याद है, बेरिलियम एक्सपोजर होता है इन एरोस्पेस एंड माइनर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टेम में कोई नासा वर्कर होगा या कोई माइनर होगा इसमें होगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है सिमिलर टू सार्कोइडोसिस होती है, क्योंकि हमारे पास ग्रेनुलोमेटस होता है और नॉन केसिएटिंग हाइलर लीजन में होता है। ठीक है, तो रिमेंबर अभी तक हमने ग्रेनुलोमेटस नॉन केसिएटिंग के कितने पढ़ लिए हैं। एक तो हमने कहा है हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एक हमने कहा सार्कोइडोसिस, और तीसरा न्यूमोकोनियोसिस आ गया है पेरिलोसिस स्पेसिफिकली। ठीक है, तो पेरिलोसिस नासा वर्कर्स और ग्रेनुलोमेटस नॉन केसिएटिंग हाइलोनेफ्रिटिनोपैथी हो रही होगी जो कि रिस्पॉन्ड करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेम एज सार्कोइडोसिस। इसमें हमारे पास रिस्क इंक्रीज हो जाता है ऑफ कैंसर एंड कोर पल्मोनल। ठीक है, कोर पल्मोनल होता है कि जब हमारे पास लंग्स इतने इफेक्ट हो जाते हैं कि हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू होता है, तो लंग इफेक्ट हुए और साथ में हार्ट भी इफेक्ट हो गया, तो उसको कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आया था, कैप्लन सिंड्रोम, सी से कार्बन, सी से कोल, सी से कैप्लन सिंड्रोम, ये सारे हमारे पास इफेक्ट हो रहे होते हैं इन इसमें कोल वर्कर्स में। बेरिलोसिस में याद है ना कि हमारे पास कैंसर के ज़्यादा होते हैं, कोर पल्मोनल के ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली हायर रीजन को भी इफेक्ट करें तो कैंसर के ज़्यादा हो रहा होगा उसमें। ठीक है, अगेन हमारे पास अपर लोब्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। जो सिलिकोसिस है ना, सिलिकोसिस में याद है ना कि हमारे पास सॉरी हाँ, सिलिकोसिस में हमारे पास जो है वो सैंड ब्लास्टिंग वर्कर्स, सिलिका माइनर्स, रोड साइड और फाउंड्रीज, आई डोंट नो व्हाट दोस आर, पर उसमें होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूमोकोसिस है ना, वो हमारे पास इसका रिस्क होता है ओनली न्यूमोकोसिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास फैगोलाइसोसोम से डिस्ट्रक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये इनहिबिट करते हैं उसको फैगोलाइसोसोम्स को। ठीक है, जब ये फैगोलाइसोसोम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी फैगोसाइटोस करने लगते हैं वो फैगोसाइट्स जो होते हैं जो रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स फैगोलाइसोसोम्स, ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें, ये जो हैं ये उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं सिलिकोसिस। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब जो हमने इसमें पढ़ा ना कैप्लन, कैंसर, कोल पल्मोनल, इसमें ये तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में क्या नजर आएगा, एक्शल कैल्सिफिकेशन। जो हमारे पास एस्बेस्टस था उसमें एक्सरे में क्या सीटी में क्या नजर था, आइवरी वाइट क्रिस्टल्स और एस्बेस्टस बॉडीज़। जो हमारे पास ये था कोल वर्कर्स था उसमें ब्लैक लंग डिजीज़। ठीक है, जो हमारे पास ये था वेरिलोसिस था उसमें ग्रेनुलोमेटस नॉन केसिएटिंग हाइलर रीजन में ही नजर आया था। मगर जो हमारे पास सिलिकोसिस है उसमें हमारे पास क्या नजर आएगा, एक्शल कैल्सिफिकेशन ऑन हायर लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसको टीबी से याद रखना कि टीबी में जैसे हमारे पास हाइलर लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमारे पास हाइलर लिम्फ नोड्स इफेक्ट होकर एक्शल कैल्सिफिकेशन भी करवा रहे होंगे। ठीक है, जबकि जो सार्कोइडोसिस है उसमें जो हमारे पास बेरिलोसिस है वो सार्कोइडोसिस से सिमिलर था, जिसमें हमारे पास नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमास थे, तो वो हमारे पास ज़्यादा रिस्क इंक्रीज कराता है कैंसर और कोर पल्मोनल का। ठीक है, अल्लाह अकबर। आखिरी में हमारे पास बस ये ऊपर एक थोड़ी सी स्लाइड है। ठीक है, इसमें याद रखना कि रिस्ट्रिक्टिव के ये सारे होते हैं PFTs। ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है लंग बायोप्सी होती है, मगर ज़्यादातर हम नहीं करवाते क्योंकि डायग्नोसिस इसमें हमारे पास इतना, एक तो ये महंगी भी हो, पर हमारे पास इतना क्लियर भी नहीं होता। जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हाई रेजोल्यूशन CT है। ठीक है, बाकी चेस्ट एक्सरे पे हमारे पास जो ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें हमारे पास ग्राउंड क्लास अपीयरेंस होगा अर्ली में, हनीकॉम लेटर में, अर्टिकोनॉर्जियल और शायडोस होगा लेट। कॉम्प्लिकेशन फाइब्रोसिस होगी लंग्स में तो श्रंकन लंग्स, हनीकॉम अपीयरेंस होगी, हाइपोक्सीमिया पल्मोनरी हाइपरटेंशन को पल्मोनरी। कुछ रहता नहीं क्या, हाँ बस ये बात है कि अगर क्लबिंग और बायलेटरल क्रेब्स आता है तो ब्रोंकिक्टिसिस होता है, मगर अगर साइनोसिस के साथ आ रहा होगा तो ILD होगा। बायलेटरल क्रेब्स, क्लबिंग प्लस साइनोसिस, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को एक साथ यूज़ किया जाता है अक्सर। ठीक है, बस ख़त्म।